जोहार नमस्कार, मैं बंटी कुमार। आप देख रहे हैं स्टार झार न्यूज। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य खबरों को। जेएसएससी ने की झारखंड एएनएम परीक्षा की तारीखों की घोषणा। 18-19 मार्च को होंगे एग्जाम। 3181 पदों पर नियुक्ति। जेएसएससी ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के कुल 3181 पदों, जिसमें बैकलॉग भी शामिल है, उस पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 18 मार्च और 19 मार्च 2026 को रांची में स्थित विभिन्न सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया कि परीक्षा तिथि, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को 10 मार्च 2026 से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी परीक्षा से 2 दिन पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन के समय दर्ज ईमेल आईडी अथवा पंजीकरण संख्या के साथ जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। जेएसएससी ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से साथ लाएंगे। रांची ऋषिकेश नई रेल सेवा शुरू करने की मांग। राज्यपाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची से ऋषिकेश तक नई रेल सेवा प्रारंभ करने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। प्रस्तावित रेल सेवा रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, डेहरी ऑन सोन, वाराणसी, श्री अयोध्या धाम, बरेली होते हुए ऋषिकेश तक संचालित किए जाने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में राज्यपाल को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा द्वारा लोक भवन को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। राज्यपाल ने उक्त पत्र का उल्लेख करते हुए इसे जनहित से जुड़ा और अत्यंत आवश्यक विषय बताया है। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि रांची से उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों जैसे लखनऊ, अयोध्या, बरेली, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए सीधी रेल सेवा की काफ़ी आवश्यकता है। वर्तमान में यात्रियों को आवागमन में कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। राज्यसभा में गूंजी उरांव और संथाल समाज की अस्मिता की आवाज। दीपक प्रकाश ने की आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर की मांग। झारखंड की संथाल और उरांव जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है। अब उनकी अस्मिता की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दोनों जनजातियों के धरोहरों को संरक्षित करने का मुद्दा सदन में उठाया है। उन्होंने एक सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित करने की मांग की है। संसद में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि उरांव और संथाल जनजाति की संस्कृति प्राचीनतम है, इनके धरोहरों को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि झारखंड और बिहार की सीमाओं में फैले ऐतिहासिक स्थलों रोहतासगढ़, मुड़मा और मरांगबुरु को जोड़कर एक विशिष्ट सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित किया जाए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य। लोकसभा में सरकार ने स्पष्ट किया रुख। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी के दिशा निर्देशों और शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर में कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट पास करना अनिवार्य योग्यता है। लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के तहत एनसीईटी को शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता घोषित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा, जिला प्रशासन अलर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर का दौरा करने वाली हैं। यहां राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास करेंगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। आगामी 26 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान कदमा मरीन ड्राइव में बनने वाले महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। राज्य में निकाय चुनाव के बाद लागू होगा SIR। धनबाद में 72% मैपिंग कार्य पूरा। धनबाद समेत पूरे झारखंड में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले प्री SIR का काम तेजी से चल रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इस काम को समय पर पूरा करने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई है। BLO से लेकर ARO और RO तक पूरे निर्वाचन विभाग के कर्मचारी मैपिंग के काम में जुटे हुए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से बताया गया कि प्री SIR के तहत मतदाता सूची से जुड़े हर स्तर पर मैपिंग कार्य की जा रही है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी सभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि आगे होने वाले SIR में किसी तरह की दिक्कत ना आए। जिला उप निर्वाचन अधिकारी कालिदास मुंडा ने बताया कि धनबाद जिले में प्री SIR का काम करीब 72% पूरा हो चुका है। फिलहाल निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिस वजह से काम की रफ्तार थोड़ी धीमी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही निकाय चुनाव संपन्न होंगे प्री SIR के काम में और तेजी लाई जाएगी। क्या झामुमो शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन को भेजेगा राज्यसभा? कार्यकर्ताओं की मांग पर CM हेमंत सोरेन लेंगे फैसला। इस साल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। झामुमो के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन से एक सीट खाली हो गई है और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो रहा है। इसलिए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि दिसोम गुरु की बेटी अंजनी सोरेन को राज्यसभा में जाने का मौका मिले। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता से लेकर जिला अध्यक्ष और आम कार्यकर्ता तक सभी का कहना है कि जब सोरेन परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा या लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो यह पार्टी के लिए सम्मान की बात होती है। गुरुजी के निधन के बाद दशकों बाद ऐसी स्थिति है जब शिबू सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य संसद में नहीं है। इसलिए इस बार राज्यसभा में हर कोई जिस एक नाम को देखना चाहता है वह है अंजनी सोरेन। हाथियों के आतंक से मिलेगी राहत। बंगाल से बुलाई गई 19 लोगों की स्पेशल टीम। बोकारो के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों ने कुछ दिनों में दहशत का माहौल बना दिया है। हाल के दिनों में 5 लोग हाथियों के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि खेतों और घरों को भी इन हाथियों ने तहस नहस कर दिया है। इलाके के लोग डर के मारे घरों में दुबके रहते हैं। हाथियों के आतंक को कम करने के लिए वन विभाग ने पश्चिम बंगाल से 19 लोगों की स्पेशल टीम बुलाई है। यह टीम जंगलों में हाथियों के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी। टीम का मकसद है कि किसी भी समय हाथियों के गांव के पास आने की सूचना मिल सके और समय रहते बचाव किया जा सके। प्रशासन और वन विभाग ने सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। संभावित इलाकों में मसाल लगाई गई है और रात में गश्त की जा रही है। गांव में रहने वाले लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। जंगलों की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में गोड्डा के इस पार्षद पर केस दर्ज। गोड्डा नगर निकाय चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। वार्ड पार्षद पद के लिए प्रत्याशी बने निवर्तमान पार्षद प्रीतम गढ़िया के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह प्राथमिकी सदर अंचल के राजस्व उप निरीक्षक प्रकाश मंडल द्वारा दर्ज कराई गई है। इधर वार्ड पार्षद पद के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला सामाजिक सुरक्षा निदेशक अभय कुमार झा ने बताया कि नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी के दौरान प्रीतम गढ़िया के नामांकन के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार या व्यक्ति ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। इसी वजह से उनके नामांकन को वैध मानते हुए चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया।
हालांकि अब जब सदर अंचल के राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो पूरे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्वाची पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आरओ स्तर से प्रीतम गढ़िया की उम्मीदवारी पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग से जो भी आदेश मिलेगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार, आधा दर्जन चोरी की बाइक बरामद। पाकुड़ जिला के शहरी क्षेत्र में लगातार घट रही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापामारी कर बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में की गई छापामारी में आधा दर्जन चोरी के बाइक भी बरामद किए गए हैं। जिन बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें आकाश कुमार सिंह, अरविंद केसरी, लालटू शेख, लालचंद शेख एवं एक नाबालिग शामिल है, जो मुफस्सिल एवं नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाइक चोर गिरोह के उद्भेदन एवं चोरी के बाइक बरामद होने की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान दी। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई के एसओपी को लागू करने का निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए एसओपी तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एसओपी को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया है। भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को इससे संबंधित जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश एनवी अंजारिया की पीठ में इस याचिका की सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि साइबर फ्रॉड व डिजिटल अरेस्ट के दौरान बड़े लेन देन के मामलों पर अलर्ट जारी करने के लिए नई तकनीक विकसित करना बैंकों की जिम्मेवारी है। पेंशन भोगी सामान्यतः अपने खाते से 10 से 20 हज़ार की लेन देन करता है, लेकिन अगर ऐसे खातों से अचानक 50 लाख या 1 करोड़ की लेन देन होने लगे तो बैंकों को सतर्क हो जाना चाहिए। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कोर्ट को बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे निपटने के लिए एक एसओपी तैयार किया है। इसमें बैंकों के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अस्थायी तौर पर लेन देन को होल्ड रखने को कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को आरबीआई द्वारा तैयार किए गए एसओपी को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया। पुलिस मुख्यालय से जारी किए निर्देश, सेल गठित करने व त्वरित जवाब देने का आदेश। षष्ठम झारखंड विधानसभा के आगामी पंचम बजट सत्र 2026 के सुचारू संचालन को लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क हो गया है। 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सत्र को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला के एसपी कई प्रमुख स्तर पर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का समयबद्ध और सटीक उत्तर देना है। सभी संबंधित कार्यालयों को अपने यहाँ एक विशेष विधानसभा कोषांग गठित करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक कोषांग में 2 पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया जाएगा। कोषांग के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर, फैक्स और ईमेल की सूची तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी। सत्र के दौरान प्रभारी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। गरीब धूल में अधिकारी ऐश में देना होगा हिसाब। डीएमएफटी फंड पर बाबूलाल का तीखा हमला। झारखंड में डीएमएफटी फंड के कथित दुरुपयोग को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है और कहा कि झारखंड में डीएमएफटी फंड की लूट और गड़बड़ी पर अब संज्ञान लिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने बयान में कहा कि खनन प्रभावित इलाकों में रहने वाले गरीब लोग आज भी धूल और प्रदूषण के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर डीएमएफटी फंड का पैसा सीएम हेमंत सोरेन के संरक्षण में जिलों के डीसी अपने बंगले चमकाने, डाक बंगला बनवाने और जिम तैयार कराने में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही डीसी और अधिकारियों को अच्छा वेतन और सभी जरूरी सुविधाएं देती है। ऐसे में
डीएमएफटी जैसे फंड जो खनन प्रभावित इलाकों के विकास और लोगों की मदद के लिए है, उनका इस्तेमाल बंगले सजाने या जिम बनाने में करना सीधा अपराध है। बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग करने वाले सीएम हेमंत सोरेन और इससे जुड़े सभी अधिकारियों को पाई पाई का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को सजा भी भुगतनी पड़ेगी। राज्यसभा में गूंजी उरांव और संथाल समाज की अस्मिता की आवाज। दीपक प्रकाश ने की आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर की मांग। झारखंड की संथाल और उरांव जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है। अब उनकी अस्मिता की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। झारखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दोनों जनजातियों के धरोहरों को संरक्षित करने का मुद्दा सदन में उठाया है। उन्होंने एक सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित करने की मांग की है। संसद में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि उरांव और संथाल जनजाति की संस्कृति प्राचीनतम है, इनके धरोहरों को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि झारखंड और बिहार की सीमाओं में फैले ऐतिहासिक स्थलों रोहतासगढ़, मुड़मा और मरांगबुरु को जोड़कर एक विशिष्ट सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित किया जाए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश राज्य की इटखोरी महोत्सव 19 फरवरी से कार्यक्रम में आएंगे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर। ड्रोन शो और वाटर स्पोर्ट्स भी होगा ऑर्गेनाइज। चतरा जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल इटखोरी में 19 से 21 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आस्था, संस्कृति और रोमांच के इस संगम के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। डीसी कृति श्री ने सोमवार को समाहरणालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया। इस वर्ष महोत्सव में आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता और साहसिक खेलों का भी समावेश होगा। डीसी ने महोत्सव के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न होने के स्पष्ट निर्देश दिए। डीसी ने मंदिर से मुख्य सड़क तक की मरम्मत, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई और दर्शक दीर्घा में बैठने की व्यवस्था समय पर पूरी करने का आदेश दिया। बिना सलाह बजट शीर्ष खोलने पर महालेखाकार ने जताई आपत्ति। महालेखाकार ने राज्य सरकार द्वारा बिना सलाह के ही बजट उपशीर्ष खोलने और उसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने पर आपत्ति जताई है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महालेखाकार से सलाह लिए बिना ही 15 उपशीर्ष खोला था। साथ ही इसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को अपने वित्तीय आय व्यय को एक निश्चित प्रपत्र में रखना है। बजट में सरकार के राजस्व और खर्चों के लिए अलग अलग शीर्ष और उपशीर्ष निर्धारित है। सरकार को अपने वित्तीय मामलों का हिसाब किताब इसी शीर्ष और उपशीर्ष में लिखकर रखना पड़ता है। महालेखाकार के सलाह के बाद ही कोई नया शीर्ष या उपशीर्ष खोलने का नियम है, लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम का उल्लंघन कर उपशीर्ष खोला था। मैक्सिजॉन चिटफंड घोटाला, ईडी इसी सप्ताह आरोप पत्र कर सकती है दायर। मैक्सिजॉन चिटफंड घोटाले में ईडी इसी सप्ताह आरोप पत्र दायर कर सकती है। इस चिटफंड कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह दोनों बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इन दोनों पर 500 करोड़ से अधिक की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। चंद्रभूषण व प्रियंका पर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोगों को बेहतर रिटर्न का लालच देकर चिटफंड कंपनी में निवेश कराने के बाद फरार हो जाने का आरोप है। इस कंपनी के खिलाफ झारखंड के जमशेदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने इसी प्राथमिकी के आधार पर ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की थी। जांच में पाया गया कि चंद्रभूषण और उसकी पत्नी ने ठगी की कमाई से मनी लॉन्ड्रिंग कर चल अचल संपत्ति खरीदी। ईडी द्वारा मामले की जांच के दौरान चंद्रभूषण के ठिकानों पर 2 बार छापामारी की जा चुकी है। इसमें 300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले थे। चंद्रभूषण ने फरार होने के बाद अपना नाम बदलकर दीपक सिंह कर लिया था। वह बदले हुए नाम के सहारे नोएडा में छिपकर रह रहा था, लेकिन उसे अगस्त 2025 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोयल नदी पुल की मरम्मत अंतिम चरण में 15 मार्च के बाद रांची टोरी रेलखंड पर दौड़ेंगी ट्रेनें।
रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कोयल नदी पर बने पुल में आई तकनीकी खामी के कारण प्रभावित रेल सेवाएं 15 मार्च के बाद दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। रेलवे ने पुल की मरम्मत और मजबूती का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सुरक्षा मानकों की अंतिम जांच के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन पूर्वत बहाल किया जाएगा। रांची रेल मंडल अंतर्गत नागजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच स्थित कोयल नदी पुल संख्या 115 में पिलर संख्या 4 और 5 के बीच दरार पाए जाने के बाद एहतियातन इस मार्ग पर टोरी तक सीधी रेल सेवाएं रोक दी गई थीं। जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का विरोध, आयु सीमा विस्तार की गुहार। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को बड़ी संख्या में उम्मीदवार जेपीएससी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग द्वारा तय की गई आयु सीमा उनके भविष्य के साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों ने बताया कि जेपीएससी ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर निर्धारित की है, जबकि 13वीं जेपीएससी परीक्षा में यह गणना वर्ष 2017 के अनुसार की गई थी। अचानक किए गए इस बदलाव से लाखों योग्य उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए भी आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 के आधार पर की जाए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने कुल पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा तिथि को कम से कम 1 माह के लिए स्थगित करने की भी मांग की है। ओझागुनी और अवैध संबंध के कारण हुई थी वीरेंद्र कोरवा की हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के रोदो गांव में 35 वर्षीय वीरेंद्र कोरवा की निर्मम हत्या के मामले में गढ़वा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 4 हत्यारों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। घटना के तुरंत बाद शव झाड़ी में छिपा दिया गया था, लेकिन पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद हत्यारों तक पहुंचने में सफलता पाई। रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि मृतक वीरेंद्र कोरवा की हत्या के पीछे ओझागुनी और अवैध संबंध से जुड़े कारण सामने आए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक की हत्या उसकी पत्नी के मायके जाने और उसके ऊपर अवैध संबंध रखने के शक के कारण की गई। घटना के पीछे व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद भी सामने आया। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश भुइयां, अजय भुइयां, राजनाथ भुइयां और सीताराम भुइयां शामिल हैं। सभी आरोपी रोदो गांव के निवासी हैं और पुलिस ने उन्हें भंडरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। भोजन पर जीएसटी मामला, हाईकोर्ट ने रिम्स से मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को रिम्स में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर जीएसटी लगाए जाने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स को कथित जीएसटी छूट पर अपना स्पष्ट रुख बताने को कहा है। कोर्ट ने रिम्स को रीट याचिका के पैरा 14 से 17 पर विशेष जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पूर्व ठेकेदार जाना इंटरप्राइजेज को मरीजों के लिए भोजन आपूर्ति पर जीएसटी छूट दी गई थी और यदि हाँ तो किस आधार पर। दरअसल याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर या न्यूट्रिशन की सलाह पर रिम्स में भर्ती मरीजों को दिया गया भोजन समेकित स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा है, जिस पर जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान यह भी मुद्दा उठाया गया कि यदि पूर्व ठेकेदार से लगभग 5 वर्षों तक जीएसटी नहीं लिया गया तो उसके आधार का खुलासा आवश्यक है। बिना वैध आधार के ऐसी छूट राजस्व पर बड़े वित्तीय प्रभाव डाल सकती है। झारखंड की बेटियों ने दिखाया दमखम। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीते 3 मेडल। बेंगलुरु में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग अंडर 19 प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का गौरव बढ़ाया है। कड़े और चुनौतीपूर्ण मुकाबले के बीच झारखंड की खिलाड़ियों ने अदम्य साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 4 से 9 फरवरी 2026 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में राज्य की टीम ने भाग लिया।
प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों का प्रदर्शन न केवल पदकों तक सीमित रहा, बल्कि यह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं की प्रतिभा और राज्य में सशक्त होते खेल माहौल का प्रेरक उदाहरण भी बना। चुनाव आचार संहिता के बाद होगा जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा छूट का फैसला। राज्य सरकार जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उम्र सीमा में छूट का फैसला चुनाव आचार संहिता के बाद करेगी। पिछले दिनों कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से इस पर फैसला नहीं किया जा सका। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 निर्धारित की है। राज्य में नियमित रूप से सिविल सेवा परीक्षा नहीं होने की वजह से अधिकांश छात्रों की उम्र परीक्षा के लिए निर्धारित उम्र से ज़्यादा हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए छात्रों द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए 8 साल की छूट की मांग की जा रही है। छात्रों की मांग मानने की स्थिति में सामान्य श्रेणी के 38 साल तक के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। हजारीबाग पुलिस ने बरामद किया 4 लाख का ब्राउन शुगर, एक तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ हजारीबाग पुलिस सख्त है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्राउन शुगर का गोरख धंधा चल रहा है। इस सूचना के आलोक में टीम गठित कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आरोपी शहर में ब्राउन शुगर सप्लाई करता था। पुलिस उस नेटवर्क की तलाश कर रही है ताकि अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सके। हजारीबाग के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र में पुलिस ने 38.80 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ब्राउन शुगर की कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही आरोपी के पास से 10,100 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पलामू टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ गणना 2025-26 का तीसरा चरण शुरू। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार के दिशा निर्देशों के तहत पलामू टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ गणना 2025-26 का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इस चरण में कैमरा ट्रैपिंग तकनीक के माध्यम से बाघों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार तीसरे चरण का कार्य आधे से अधिक पूरा किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार बाघ गणना के पहले और दूसरे चरण का कार्य पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया था। पहले चरण में प्रशिक्षित वन कर्मियों और ट्रैकर गार्ड्स द्वारा जंगल क्षेत्र का बीटवार फील्ड सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान बाघों और अन्य वन्य जीवों के पगमार्क, मल, खरोच के निशान सहित कई अप्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्र किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर जंगलों में बाघों की मौजूदगी, उनकी गतिविधियों और विचरण क्षेत्रों का आकलन किया गया। नाबालिग से गैंगरेप मामले में 4 साल बाद आया फैसला। दोनों दोषियों को 25-25 साल की सजा। चाईबासा जिले में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में 4 साल बाद अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय चाईबासा की अदालत ने दोनों दोषियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 79/2022 से जुड़ा है। 24 मई 2022 को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 DA और 506 के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि 2 युवकों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे धमकाया भी। मामले में सुनील देवगम और रवि उर्फ गोमिया पूर्ति को आरोपी बनाया गया था। अबुआ स्वास्थ्य योजना की समीक्षा। राज्य में उन्नत इलाज सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी गयासुद्दीन अहमद ने झारखंड सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन, महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शी सुनील प्रसाद सिंह, विश्वजीत प्रसाद, वैभव राय सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति पर जानकारी देते हुए कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने बताया कि राज्य में 66 लाख परिवार योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभुकों को माध्यमिक और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्तमान में झारखंड में 720 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, जहां 1600 से अधिक उपचार पैकेजों के माध्यम से निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत जारी रखी। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले से दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता और कानूनी पहलुओं को देखते हुए जांच पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया। इस आदेश के साथ फिलहाल ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है, जहां आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लोहरदगा में T20 क्रिकेट की जंग, ग्राउंड में उतरेंगे फिल्मी और क्रिकेट के सितारे। लोहरदगा जिला में T20 क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले को लेकर आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस आयोजन की जिम्मेदारी लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने संभाल रखी है। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह है। इस आयोजन में क्रिकेट के सितारे और फिल्मी सितारों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होंगी। जिला के बलदेव साहू महाविद्यालय क्रिकेट स्टेडियम में आज 10 फरवरी से क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन और साहू परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में न सिर्फ झारखंड के अलग अलग जिलों के 8 टीमें भाग लेंगी, बल्कि क्रिकेट और फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी लगेगा। क्रिकेट के आयोजन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब 15 फरवरी तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा लोक भवन उद्यान। रांची सहित राज्य की जनता अब 15 फरवरी तक लोक भवन उद्यान का लुत्फ उठा सकेगी। राज्यपाल ने लोगों की बढ़ती उत्साह और सहभागिता को देखते हुए भ्रमण की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है। इससे पहले लोक भवन उद्यान को 2 फरवरी से 8 फरवरी तक आम नागरिकों के लिए खोला गया था, जिसे 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी लोक भवन उद्यान अब 15 फरवरी तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। उद्यान भ्रमण का समय पहले की तरह प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। हालांकि दोपहर 1 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। उद्यान का भ्रमण करने के इच्छुक नागरिक लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश कर सकते हैं। राज्यपाल के इस निर्णय से राजधानी सहित राज्य भर के नागरिकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग लोक भवन उद्यान के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, लोकायुक्त व NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द करे वरना कोर्ट देगा आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। वहीं लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन के पद पर जल्द नियुक्ति कर ली जाएगी। उन्होंने कोर्ट से समय का आग्रह किया। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता BP सिंह ने कोर्ट को बताया कि इन पदों पर नियुक्ति पर राज्य सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। पिछले 4 साल से सरकार की ओर से केवल समय मांगा जा रहा है, इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार बताए कि कब तक लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन पद पर नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा कोर्ट 6 सप्ताह में इन दोनों पदों पर नियुक्ति करने का आदेश पारित करेगा। झारखंड सचिवालय सेवा संघ की मांग, प्रमोशन के बाद पदस्थापन कागजों पर नहीं धरातल पर हो। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने राज्य सरकार की विभिन्न विभागों में पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है।
संघ ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आगाह किया है कि अधिकारियों को प्रमोशन तो मिल रहा है, लेकिन उन्हें उनके मूल संवर्ग के पदों के बजाय अपग्रेड किए गए पदों पर ही बनाए रखना प्रशासनिक विफलता और मानव संसाधन का कुप्रबंधन है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।